तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दासी, जो कि एक ऐतिहासिक कहानी है और सामाजिक कहानी है। और थोड़े से इसमें जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उसको थोड़ा समझने में समय लगता है, लेकिन अगर ये कहानी आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। तो इसमें जो एक तुर्क सुल्तान है जिसका नाम है महमूद, ठीक है, और उसका पिता था सुल्तान मसूद, ठीक है। तो सुल्तान मसूद का जो बेटा था महमूद, उसके अंडर में 3 लोग काम करते थे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर कहानी जब शुरू होगी तो दो फिर बताती हूँ मैं। 3 लोग काम करते थे। एक था बलराज, दूसरा था राजा तिलक, और तीसरा था अहमद नियालतगीन। ये 3 लोग की स्टोरी है, पूरी कहानी में आपको मिलेगी। तो जो अहमद नियालतगीन था, वो था पंजाब जो राज्य था, जैसे उस टाइम पे तुर्किस्तान जो था, उसका कब्जा था हिंदुस्तान पे, ठीक है। तो उसके अंडर में अब जितने हिंदुस्तानी थे, बहुत सारे लोगों ने उसके अंडर में काम किया था। दास प्रथा थी, दासी प्रथा थी उस वक्त। तो बहुत सारी महिलाएं दासी होती थीं, और जो अच्छे होते थे, जो हिंदुओं में जो अच्छे योग्य होते थे, उनको भी वो लोग रख लेते थे, और हिंदू में भी बहुत सारे लोग उनके लिए काम करने लगते थे। तो राजा तिलक था, और राजा तिलक जो था, जो महमूद था, तुर्क सुल्तान महमूद, उसके अंडर में काम करता था। वो हिंदू था, लेकिन चूंकि मैं शब्द जरा मैं ध्यान दीजिएगा, हिंदू था, लेकिन हिंदू होते हुए भी वह सुल्तान का सबसे विश्वास पात्र था, क्योंकि सुल्तान के जो पिता थे उसके टाइम से वो काम करता था, और उसने हर वक्त अपनी जो है वफादारी का परिचय दिया था, और वो भी सलाहकारों में से प्रमुख था राजा तिलक। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है वो अहमद नियालतगीन है, जो पंजाब क्षेत्र में देखता था। मतलब थे तो वो तुर्किस्तान के अंडर में, मतलब राजा के अंडर में, लेकिन वो उसने कहा था कि ठीक है, तुम हिंदुस्तान जाओ और वहाँ पर अफ़गानिस्तान है या जो पंजाब है, वो सबके राज्यों को देखो। लेकिन अहमद नियालतगीन की नीयत में था खोट, और वो क्या कर रहा था कि पंजाब के अलावा जो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर भी कब्जा करना चाहता था। बेसिकली वो ये चाहता था कि किसी भी तरह से वो, मतलब वो सुल्तान महमूद के अगेंस्ट होना चाहता था। इसलिए नहीं कि उसको हिंदुस्तान से प्यार था, बल्कि इसलिए कि वो भी सुल्तान बनना चाहता था। कहाँ का? पंजाब का। तो उसकी नीयत में खोट था। और इधर तुर्किस्तान में ये लोग रहते हैं। गजनी का सुल्तान था महमूद। उसके बाद एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है बलराज। वो भी हिंदू था, हिंदू जाट था। तो जाट का तो नेचर पता ही है, अक्खड़ स्वभाव के होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, और जो चीज़ वो एक बार ठान लेते हैं वो करके ही रखते हैं। और उनकी वफादारी और क्या बोल सकते हैं, जो काम करने का जुनून होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो जो बलराज होता है, वो महमूद के लिए सिलजुको एक क्या बोलेंगे, जाती रही होगी, मतलब लड़ाइयाँ बहुत चल रही थी आपस में ही। तो सिलजुकों से लड़ाई करता है। तो ये उसकी जो प्रेमिका थी इसकी बलराज की, उसका नाम था इरावती। तो इरावती जो थी, उससे वो प्रेम करता था, और सोचता था कि जब मैं सिलजुकों से लड़ाई करूँगा तो उस लड़ाई में बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जितनी भी माल मिलेंगे, जो भी माल मिलेंगे, उससे मैं अमीर हो जाऊंगा, और फिर मैं इरावती से शादी कर लूँगा। अब इरावती का क्या था, वो दास प्रथा थी, तो वो भी दासी थी। महमूद के अंडर में ये सब दासी दास ही थे, काम करते थे। अब वो हुआ क्या कि लड़ाई में ये हार जाता है, जो बलराज है वो हार जाता है सिलजुक से। अब बलराज और जो तुर्क के जो कुछ सैनिक थे, वो और बलराज दोनों मिल करके लड़ाई करते हैं, लेकिन सिलजुक से हार जाते हैं। तो हारने पे जो महमूद था, सुल्तान महमूद, वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होकर के वो जितने भी हिंदू थे इसमें, जैसे बलराज था और जो तुर्की उनके सैनिक थे, उसको निकाल देता है काम से। अब ये बात कहीं ना कहीं बलराज का ईगो हर्ट कर देता है। उसको बहुत बुरा लगता है कि मैंने इतना कुछ किया सुल्तान के लिए, और मतलब मैं हार गया तो वो मुझे निकाल दिए। और वो चला जाता है और नदी के किनारे खड़ा होता है और सोचता है कि अब, क्योंकि अब तो इरावती से शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो गरीब हो गया। फिर गरीब तो पहले भी था, कंगाली की हालत थी, तो सोचा था कि मिल जाएगा कुछ तो मैं उससे ब्याह कर लूँगा। और ब्याह कैसे करता, जो इरावती दासी है ना, तो
कुछ सोने की मोहरें दे करके वो महमूद से खरीद सकता था उसको, तो शादी कर लेता। लेकिन अभी क्या हुआ कि हार जाता है और सुल्तान महमूद जो है उसे निकाल देता है। तो उसे बड़ा बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब तो मेरे लिए जीवन मतलब जीने का कोई सहारा ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, जब इरावती से मैं शादी नहीं कर पाऊँगा तो अब मेरा मर जाना ठीक है। और वो सुसाइड करने जाता है और वहीं से कहानी आपकी शुरू होती है कि मतलब वहाँ पे उसे मिलती है एक और कैरेक्टर है फिरोज़ा जो मुस्लिम है, वो मिलती है, वो उसे रोकती है, समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और इरावती कहाँ है। और आपको बता दूं कि इरावती जो है वहाँ पर नहीं है, इरावती है हिंदुस्तान में। ओके, हिंदुस्तान में है। तो पहले ये लड़ता, फिर जाता इरावती को वहाँ से मतलब महमूद से बोल करके और उससे छुड़ा करके उससे शादी कर लेता। और ये दोनों काम करते थे कौन, राजा तिलक और बलराज महमूद के अंडर में, और अहमद नियाज़ुद्दीन। ओके, अब आते राजा तिलक। और राजा तिलक जो था, और फिरोजा भी दासी थी, राजा तिलक जो था इरावती का भाई था। ये बात बलराज को नहीं पता थी कि वो इरावती का भाई है। ठीक है, तो राजा तिलक जो है उसे मतलब वो हिंदुस्तानी तो था लेकिन वो सुल्तान का बहुत मदद करता था। तो कहीं ना कहीं उसे रिग्रेट होता था, उसे बुरा लगता था कि मैं हिंदुस्तानी हो करके भी और सुल्तान की मदद कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान वो जाना नहीं चाहता था कि किस मुंह से वो जाए। तो वो बलराज से कहता है कि ऐसा है बलराज, और तुम जाओ, और कुछ सोने की मोहरें देता है और कहता है कि तुम हिंदुस्तान जाओ और साथ में अहमद नियाज़ुद्दीन जो विद्रोही हो गया है उसे समझाओ कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे सुल्तान नाराज़ हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही मतलब राजा तिलक को ही मुझे ही वो अपने सेना के साथ अहमद नियाज़ुद्दीन से लड़ने के लिए भेज दे, क्योंकि मैं आऊँगा तो फिर जाहिर सी बात है वो जीतेगा ही, ये सबको पता है। तो राजा तिलक आपका जो है बलराज चला जाता है हिंदुस्तान जाता है और वहाँ पे एक मंदिर में जाता है, वहाँ पे प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन बोलता है कि मैंने अभी कोई ऐसा कुछ काम किया नहीं जिससे मैं माफ़ी मांगूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि काश कि मैं अपनी प्रेमिका से मिल पाता। और प्रेमिका कौन थी, इरावती। और फिरोज़ा भी हिंदुस्तान पहुँच जाती है, क्योंकि जो राजा तिलक था, जैसे फिरोज़ा अहमद नियाज़ुद्दीन से शादी करना चाहती थी। तो अहमद नियाज़ुद्दीन जब पंजाब जाता है, हिंदुस्तान में पंजाब में जाता है, तो वो ये कहता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं 1000 सोने के सिक्के मैं दे दूँगा, ठीक है, मैं महमूद को दूंगा और तुम्हें वापस ले लूँगा, मतलब ख़रीद लूँगा, तो तुम उनकी दासी नहीं रह जाओगी और मैं फिर तुमसे विवाह कर लूँगा। लेकिन वो 1000 सिक्के भिजवा नहीं पाता है। तो राजा तिलक जब जानता है कि बलराज बहुत मन से वो मतलब जाना चाहता है हिंदुस्तान, उसको नहीं मालूम है कि वो मेरी बहन से ही प्रेम करता है, तो उसे ये मालूम था कि वो उसकी प्रेमिका है और उसे शादी करना चाहता है, तो वो जाना चाहता है। तो कहता है ठीक है तुम जाओ और वहाँ जाना, और तुम ये अहमद नियाज़ुद्दीन को भी समझा देना, तुम तो जानते ही हो उसको। और वहाँ पर वो जाता है। फिरोज़ा भी वहाँ चली जाती है, क्योंकि 1000 सिक्के वो दे सकती थी अब महमूद को, और चली जाती है अहमद नियाज़ुद्दीन के पास। और इधर ये भी जाता है, मंदिर में जाता है, मंदिर में उसे सोचता है कि काश की इरावती मिल जाए। अब इरावती की जो दशा थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसे काशी के ही किसी महाजन यानी पैसे वाले सेठ के हाथों बेच दिया जाता है। उसे बेचा था म्लेच्छों ने, अब ये भी एक तरह की जाति संप्रदाय कुछ होगा, म्लेच्छों के द्वारा बेच दिया जाता है। तो वहाँ का अब ये था कि दासियों के साथ उस वक्त जो उसका मालिक था वो कुछ भी कर सकता था, उसमें कुछ भी इफ़ एंड बट नहीं था। उसे मतलब बालों से घसीटा गया, दासी मतलब जैसे ये था ना कि लिखवाया ये जाता था कि तुम इस घर का जो तुम्हारा मालिक है उसके घर में जितना भी घृणित से घृणित काम हो, चाहे वो शौचालय साफ करने हो, चाहे वो कुछ भी इसका शारीरिक शोषण हो, चाहे जो भी हो, उसमें तुम्हें कुछ भी अपोज नहीं करना है, तुम कुछ भी रिएक्शन नहीं दे सकती हो, तुम्हें उनकी सारी बातें माननी है, कुछ भी हो जाए। और जब वो मना करती है तो उसे बालों से घसीटा जाता है, उसे चौराहे पे, कहाँ पे, जहाँ पे घोड़ों को बेचा जाता था, चतुष्पद है ना, घोड़ों को खड़ा करके बेचा जाता था, उसी चौराहे पर इसकी बोली लगाई जाती है, इसे मारा जाता है, कोड़ों से लटका करके रखा जाता है, बहुत कुछ किया जाता है इसके साथ। और
इधर बलराज भी सोचता है कि पता नहीं वो किस हाल में होगी, मैंने उससे वादा तो किया था लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाया, अब तो उसे मैला कर दिया गया होगा, उसकी अस्मत अब लूटी जा चुकी होगी, वो किसी भी तरह से मतलब अब किसी योग्य नहीं रही गई होगी, लेकिन फिर भी मतलब वो ये सोचता है कि मैं फिर भी उससे विवाह करूँगा चाहे वो जिस भी हाल में हो। और इरावती हार मान जाती है। इधर जब इतना सारा उसके साथ अत्याचार होता है तो बेचारी हार मान जाती है और साइन कर देती है कि ठीक है मेरा मालिक। इवन ये भी लिखा था उसमें कि अगर कुछ भी होता है, अगर ये सुसाइड भी कर लेती है तो इसका इल्ज़ाम सेठ पर, जो काशी का महाजन था, उसमें उस पर नहीं आएगा, उस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो ये ऐसे होता है वहाँ पर। और फिर ऐसे कहानी आगे बढ़ती है, जब मैं एक्सप्लेन करूँगी वर्ड टू वर्ड तो फिर आप समझेंगे। और जो अहमद नियाल्तगीन है उसकी नीयत के बारे में मैंने पहले बताया था कि उसके नीयत में आ गया था खोट, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर जाट, क्योंकि पंजाब में जाट भी थे और जाट हमेशा जैसे बड़े ताकतवर होते हैं, बलिष्ठ होते हैं, तो सोचता है कि अगर जाट और अहमद नियाल्तगीन की सेना मिल जाए तो वो क्या करेगा, पंजाब पर राज कर लेगा और तो और वह महमूद को भी हरा लेगा, क्योंकि जाटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इधर क्या हुआ कि जो बलराज जब हिंदुस्तान आया तो वह जाटों के लिए लड़ने लगा, और जाटों में भी महमूद के खिलाफ बहुत सारे जाट जो है विद्रोह कर रहे थे। तो इसे लगा अहमद नियाल्तगीन को कि जाट भी अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? महमूद के, सुल्तान महमूद के। और वो तो था ही, उसका स्वार्थ तो ये था कि मैं भी अगेंस्ट हो जाऊंगा तो मेरे दुश्मन का दुश्मन जाट और मैं भी महमूद के खिलाफ ही हूँ, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाएगा। तो अगर हम लोग में दोस्ती हो गई तो हम दोनों मिलके लड़ेंगे और पंजाब हमारा होगा, मेरा राज्य हो जाएगा, मेरा शासन होगा। तो ऐसे ही मुलाकात होती है एक जगह जहाँ पहुँचे होते हैं, मार्केट में फिरोज़ा जाती है और वहाँ पे कुछ कहा सुनी हो जाती है, वो जब पढ़ाऊँगी तो समझोगे आप। तो कहा सुनी होती है वहाँ पे, फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। और एक दिन जैसे ये था कि एक जंगल था घना, सीन शिफ्ट होता है, लास्ट सीन चलता है और घना अंधेरा था, घना जंगल था, अंधेरा था पूरा। तो वहाँ पर ये होता है कि ये आपका पहुँचा रहता है, अहमद नियाल्तगीन वहाँ रहता है जंगल में। तो बलराज आता है और पता आपको कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक और सीन था कि बलराज जो फिरोज़ा का महल था, मतलब अहमद नियाल्तगीन अपना अच्छा खासा महल वर्चस्व बना लिया था, वहाँ पे रहकर लूट मार करता था ना, वहाँ पे पंजाब के आसपास के क्षेत्र में लूट मार करके रख लेता था। तभी तो जो है महमूद जो है, सुल्तान महमूद, वो गुस्सा हो गया था बहुत ज़्यादा कि अब ये इसके पर बहुत ज़्यादा निकल गए हैं और इसको रोकना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब महल में जो है इरावती को लेकर के फिरोज़ा जाती है, क्योंकि अभी ये बलराज के साथ नहीं रहना चाहती। बलराज बहुत रिक्वेस्ट करता है कि तुम चलो, तुम मैली भी हो गई हो, तुम्हारी अस्मत भी लूटी जा चुकी है, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा प्रेम जो है तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को पवित्र कर देगा, मेरे अंदर इतना पवित्र प्रेम है। लेकिन वह नहीं तैयार होती, बहुत नाराज़ थी, जाहिर सी बात है, प्रेमी ने उसके अस्मत की रक्षा नहीं की तो वह नाराज़ होना लाजमी था। तो फिरोज़ा कहती ठीक है तुम मेरे साथ चलो महल में। और इधर अहमद नियाल्तगीन, एक दिन क्या होता है, रात में वो लेट से आता है, देर से आता है, और ये दासी थी ना, तो दासी थी तो उसको इंतज़ार कर रही थी अहमद नियाल्तगीन का। तो अहमद नियाल्तगीन जब नहीं आता है तो वो उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाती है। और जब वो आता है तो उसकी खूबसूरती को देखता है तो उसकी भी नीयत उसके ऊपर ख़राब हो जाती है, अहमद नियाल्तगीन की। और वह जैसे ही उसके साथ कुछ गलत करने की सोचता है, फिरोज़ा आ जाती है और उन दोनों में कुछ कहा सुनी होती है। फिरोज़ा उससे कहती है कि आपको याद होगा कि 1000 सोने के सिक्के दिया था ना, राजा तिलक ने दिया था, अहमद नियाल्तगीन ने दे करके नहीं छुड़वाया। किसने छुड़वाया? राजा तिलक ने छुड़वाया उसको। तो कहती है कि वैसे भी तुमने 1000 सोने के जो सिक्के थे वो तुमने नहीं दिए हैं, वो तो राजा साहब ने दिए थे, ठीक है, तो मैं तुम्हारी दासी तो हूँ नहीं। तो दोनों में झगड़ा होता है और इरावती कहती है कि फिरोज़ा तुम भी मुझे अपने साथ ले चलो। तो रावी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे वो सब का सीन रहता है और जंगल रहता है, वहाँ पे वो लोग बैठे रहते हैं। और वहीं पे आता है आपका बलराज आता है जाटों का सेना प्रमुख बन करके, और वो देखता है, कहता अरे फिरोज़ा तुम? तो कहती हाँ मैं ही हूँ। तो कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पे अहमद नियाल्तगीन है, अगर वो यहाँ के जो बॉर्डर है, जो जंगल है, वो पार कर जाएगा तो फिर वो जो है क्या बोलते हैं, सबको तहस नहस कर देगा, मतलब वो अपनी जो मंशा है उसकी वो पूरी कर लेगा। तो इसीलिए तुम लोग यहाँ से हटो, और हो सकता है मुझे उससे लड़ाई करनी पड़े। तब तक तो अहमद नियाल्तगीन भी वहाँ आ जाता है।
तो वो कहता है कि अरे ये कौन है, पहचानता, कहता अरे तुम बलराज। तो कहता बलराज कि अच्छा तुम हो यहाँ पे, और ये तुमने क्या कर रखा है, क्यों ऐसे गद्दारी कर रहे हो, डांटता है उसको। तो वो कहता है कि एक काम करो, तुम मुझसे मिल जाओ अगर, तो हम लोग अपनी मंशा पूरी कर सकते हैं, तुम्हें भी अच्छा पद मिल जाएगा। तो कहता है कि मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूँ, और दोनों में लड़ाई होती है। तब तक राजा तिलक भी आ जाते हैं। अब राजा तिलक को जो सुल्तान महमूद है उसने भेजा था कि इसको समझाने के लिए, मैं समझाने के लिए क्या है, मतलब लड़ाई करने के लिए अहमद नियाज़ को। तो राजा तिलक और अपनी सेना के साथ आते हैं। तो वो वहाँ पे पता चलता है कि जब ये दोनों लड़ने लगते हैं बलराज और अहमद नियाज़, तो अहमद नियाज़ कहीं ना कहीं बलराज पर भारी पड़ रहा था। बलराज भी बहुत घायल हो गया था, लेकिन तभी बलराज जो है उसके सीने में भाला भोंक देता है और अहमद नियाज़ की वहीं मृत्यु हो जाती है। और जो राजा तिलक है वहाँ पे पता चलता है कि राजा तिलक को वहाँ पर पता चलता है कि जो बलराज वहाँ से आया था तुर्किस्तान से, यानी गजनी से, तो यहाँ पर आया है इरावती के लिए, जो कि वो उसी की बहन है। तो वो भी खुश होता है। और इरावती बलराज का सिर अपने गोद में लेकर के रो रही है, लेकिन बलराज बच जाता है और अहमद नियाज़ तो मर जाता है। और उसकी समाधि बनाती है कौन, फिरोज़ा। क्योंकि देखो भले बलराज ने अहमद नियाज़ ने उससे सच्चा प्रेम नहीं किया था, लेकिन उसने तो सच्चा प्रेम किया था, तो वह निभाती है। कैसे निभाती है, उसके लिए समाधि बनाती है, वहाँ पर हमेशा दिया जलाती है, जैसे भी है उसको फूल चढ़ाती है, उसको झाड़ू लगाती है, वहाँ पर उसकी समाधि की पूरी सेवा करती है और उसकी दासी बन करके रह जाती है। तो यही, इसीलिए इसका जो शीर्षक है वो पूरी तरह से सार्थक है। लास्ट का जो एंडिंग है उसमें लिखा हुआ है कि दासी बन करके वो रहती है। तो कहानी का शीर्षक भी सार्थक है। और बलराज, फिरोजा, इरावती, राजा तिलक, ये कुछ कैरेक्टर, अहमद नियाज़, ये 4-5 कैरेक्टर हैं जो पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये थी इसकी समरी, और इसकी स्टोरी हम लोग लाइन टू लाइन पैराग्राफ वाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।